नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में मंगलवार की अपराह्न उस समय हंगामा हो गया जब आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दीवानी न्यायालय बार सभागार में विधि प्रकोष्ठ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। अधिवक्ताओं से सांसद निरहुआ जब मिलने लगे, इसी दौरान उनका विरोध शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सांसद के आगमन की सूचना को लेकर सुबह ही अधिवक्ताओं की बैठक हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पास होने की बात कही जा रही थी। ग्रामीण न्यायालय के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं के आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल ने मौके पर पहुंचकर समर्थन नहीं किया था, इसलिए अधिवक्ता भी न्यायालय परिसर में राजनीतिक दल के नेताओं को अपने प्रचार प्रसार करने का विरोध करने को तय किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सांसद निरहुआ न्यायालय परिसर में पहुंचे तभी नारेबाजी शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान सांसद ने सब्र का परिचय दिया और अधिवक्ताओं से अपनी बात कहकर ही बाहर निकले। किसी प्रकार से सभागार के पिछले गेट से निरहुआ को बाहर निकालने की कोशिश की गई। वहीं न्यायालय अभिभावक संघ में अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। सांसद निरहुआ जब बाहर निकलने लगे, इस दौरान दोनों पक्षों से नारेबाजी शुरू हो गई। गेट तक पहुंचते पहुंचते मारपीट की नौबत आ गई। सांसद निरहुआ के समर्थकों से हाथापाई भी की गई। हम लोग पिछले 2 महीना जो है ग्रामीण न्यायालय के विरोध में हम लोग 2 महीना, जहाँ तक आप सारे लोगों को पता है कि 2 महीना हम लोग हड़ताल पे थे और अधिवक्ता हित के लिए, समाज हित के लिए वो हड़ताल हमने किया। और हम लोग शहर का भ्रमण भी किया, रोड पे भी बैठे, जहाँ तक जिस तरह ग्रामीण न्यायालय का विरोध हो सका हमने उसका हम लोगों ने मिलकर सारे अधिवक्ता बंधु, अपने अध्यक्ष और मंत्री जी के साथ हम लोगों ने विरोध किया। और इस जनपद में पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता हम लोग के सुख और दुख में हम लोग से मिलने नहीं आया, हाल चाल पूछने आया कि वकील साहब क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं। एक मानवता के नाते अगर वह व्यक्ति चल के आया होता तब भी हम लोग को तसल्ली होती कि चलिए हमारे जनपद का वर्तमान सांसद या जनपद का वर्तमान विधायक या पक्ष विपक्ष एक भी हम लोग के दुख में आके हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के या आश्वासन देता तो हम लोग को खुशी मिलती कि चलिए कम से कम आए और हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना आहत हुए, इतना 2 महीने मीटिंग हड़ताल किए और इतना सारे अधिवक्ता बंधु आहत हुए, उसका परिणाम हम लोग को कुछ मिला नहीं। और ये फिर हम सारे अधिवक्ता बंधु हमारे बार की तरफ से वहाँ मीटिंग हुई तो यह कहा गया कि अगर इलेक्शन आता है, इलेक्शन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है तो उसको हम लोग जो विरोध करेंगे और न्यायालय में जो है उनको मना कर दिया जाए कि आप विनम्रता से, शालीनता से आप बाहर जाकर प्रचार करिए, अधिवक्ताओं के बीच में आपकी कोई मौत आ सकता है। तो जहाँ तक मुझको जानकारी है, सुबह जो है मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में यह हमारे मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि शायद जो इस तरह की मीटिंग को मना कर दिया गया था, जहाँ तक मुझको जानकारी है। और विधिक रूप से क्या व्यवस्था आई है, कैसे लोग लेके आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो तो हमारे अब अध्यक्ष जी और मंत्री जी ही बताएंगे कि आदेश दिया गया था या कैसे क्या व्यवस्था थी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, न्यायालय है, सबका न्यायालय, किसी को हम लोग को रोकने का राइट अधिकार नहीं है।
यह स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आए, उनका सम्मान है। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। विरोध व्यक्त करने का कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, बस ये था कि ग्रामीण अदालत को लेकर अधिवक्ता बंधु बहुत आहत थे, उसी की नाराज़गी थी, उसी की नाराज़गी को लेकर थोड़ा सा अपना जो है अधिवक्ता बंधुओं ने तो न्यायालय में पार्टी का हाँ, ये भी एक चीज़ है कि न्यायालय में भी जातिगत समीकरण से, पार्टी लेवल से तो नारा जो लोग लगाए हैं वही गलत है। क्योंकि आप अगर आए हैं तो आप सारे अधिवक्ता बंधुओं से एक तरफ से क्रम से मिल लिए होते, अपना प्रचार प्रसार भी हो गया होता और मिल के आप शालीनता से चले गए होते। और कुछ लोग अभद्रता का परिचय भी दिए हैं, काफ़ी लोग नारा भी लगाए, सारे मारे भी हैं लोग, वकील को भाजपा वाले मारे भी हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और ये हमारे न्यायालय के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए बहुत ही कष्ट की बात है। अगर अधिवक्ता बंधुओं के साथ इस तरह किए हैं तो ये तो बहुत गलत किया गया ये। वहीं दूसरी तरफ सांसद निरहुआ ने कहा कि सपाई गुंडे हर जगह मौजूद हैं, जब वह गांव में भी प्रचार करने जाते हैं इसी तरह गुंडई करते हैं। यहाँ परिसर में भी कुछ गुंडे रहते हैं, लेकिन उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि 2019 में एक भाई जीत कर भाग गया, 2022 में एक भाई हार कर भाग गया, 2024 में हार के बाद फिर भागेंगे। अगर किसी को विरोध करना है तो वह ईवीएम के बटन पर दबाकर विरोध कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा सबसे बड़ा गुंडा वही दिख रहा है। बेरोजगारी को लेकर वायरल हो रहे वीडियो पर अपना पक्ष रखते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि मैंने ट्वीट इसलिए किया था कि जो एडिटेड वीडियो था वह पूरा वीडियो डालें, और हुआ भी वही, बौखला कर पूरा वीडियो डाला गया, उसमें सच्चाई सामने आ गई। तब जाकर पूरा देश जान गया। वीडियो 10 मिनट का था, उसमें से तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेसी छोटा सा एडिट करके डाल दिए थे। कहा कि सारे कांग्रेसी इसलिए बौखलाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो यह तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। नहीं, वो अधिवक्ताओं ने तो बुलाया, वो कर रहे हैं जो सफाई है, कुछ उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में, और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। और लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा गुंडा, तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में गांव में जाता हूं तो वहां भी ऐसा करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे, इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया, तो ये भगोड़े भाई हैं। और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है। जिस प्रकार से वो लोग पुरानी मांग को लेकर रहे थे कि कोई मांग किए थे, आप मांग में शायद आए नहीं थे, तो उसके लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, मांग ऐसा नहीं है, वही तो झूठ बोलना भी तो इनका बहुत बड़ा काम है। सपाई जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। तो क्या है कि मुझे जो निमंत्रण मिला था उसमें मैंने समय दिया था, उल्टा यही लोग भाग गए, यही लोग समय नहीं दिए थे जी। अच्छा दिनेश जी, कल एक आपका भी वीडियो वायरल हुआ, जो बयान दिए थे आप जो मोदी जी को बेरोजगारी को लेकर, उस पर ट्वीट भी शायद बताया जा रहा है कि डिलीट हुआ, क्या सत्यता क्या है उसकी पूरी? वो ट्वीट मैंने इसलिए डाला था ताकि ये लोग जो एडिटेड वीडियो डाले हैं वो डालें, और वो बौखला के डाल दिए कि नहीं नहीं ये वीडियो है। तब जाके पूरा देश जान गया कि वीडियो 8-10 मिनट का था, उसमें से ये तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेसी जो हैं छोटा सा एक एडिट करके और उसको डाले थे, इसलिए मैंने वो डाला था। और उसके बाद जब पूरा वीडियो आया तो पूरा देश जान गया कि ये बात क्या हो रही है और किस संदर्भ में हो रही है और ये कांग्रेसी क्यों बौखला गए हैं। तो सारे कांग्रेसी जो है वो इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो अब इनको कुछ मिल नहीं रहा तो ये करें क्या, तो वही तुष्टीकरण की राजनीति फिर शुरू कर दी है। क्या कहेंगे आप, ये प्रकरण जो उठाया गया कल? मुझे लगता है कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है।
आगे भी वो वही करना चाहती है, इसलिए 10 मिनट के वीडियो को एडिट करके और अपना जो उसको तुष्टीकरण करना है उसको उसने ट्वीट किया था, इसीलिए मैंने उसको फेक बताया। मतलब कि आपके वो वीडियो अपने था, आपके वो बोल नहीं थे? नहीं, मैंने बोले थे, मैं कह रहा हूँ मैंने बोला था, और मेरा वो 10 मिनट का वीडियो था, उसमें से ये लोग एडिट करके और अपने काम का जो था उनको तुष्टीकरण वाला वो चला रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा ये फेक है। तो बौखलाए कांग्रेसी और पूरा वीडियो डाल दिए, तो पूरा देश जान गया कि भाई ये किस संदर्भ में बात हो रही है और कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है। कांग्रेस के वाले का कारण समझ में आया। थैंक यू। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के दौरान जनपद में एफएसटी द्वारा मंगलवार को पहली बार एक कार से टीम ने 3 लाख रुपए की बरामदगी की है। कार मालिक द्वारा मौके पर कोई अभिलेख नहीं दिखाया जा सका, जिसके कारण टीम ने मिले पैसे को जब्त कर लिया। कार मालिक को अभिलेख के साथ शिकायत निवारण समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। मंगलवार को एफएसटी टीम प्रभारी रामतीर्थ यादव जुनैदगंज चौराहे पर गाड़ियों की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान उन्होंने वहां से गुजर रही एक हुंडई वर्ना कार को रोका। जब टीम द्वारा कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 3 लाख रुपए बरामद हुए। यह कार निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरहाबाद निवासी दीपक सिंह पुत्र इंद्र बहादुर सिंह की थी। मौके पर दीपक सिंह कोई भी अभिलेख नहीं दिखा सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह अपनी एक पुरानी कार को बेचकर उसका पैसा कहीं देने के लिए जा रहे थे, जिसको वह पैसा देने के लिए वह जा रहे थे। उसने भी कहा कि वह पैसा उनके पास लेकर आ रहे थे, लेकिन वह भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर एफएसटी टीम ने कार से मिले पैसे को जब्त कर लिया। टीम ने कार मालिक को अभिलेखों के साथ शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया। एफएसटी प्रभारी व मुख्य कोषाधिकारी अनुराग कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार सुबह 9:40 पर एफएसटी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जुनैदगंज चौराहे से एक कार से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कार मालिक कोई अभिलेख नहीं दिखा सका, जिसके कारण उसके पैसे को जब्त कर लिया गया है। अब अगर वह शिकायत निवारण समिति के समक्ष यह साबित कर देगा कि उक्त रकम चुनाव में उपयोग के लिए नहीं थी बल्कि वह दूसरे कार्य के लिए लेकर जा रहा था, तो यह रकम उसकी वापस हो जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य से अगर कैश ले जा रहा है तो उसका अभिलेख अपने साथ रखें, जिससे कि चेकिंग के दौरान दिखाकर कार्रवाई से बच सके। आज सुबह 9:40 पर आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की उड़नदस्ता टीम जो है वो जुनैदगंज चौराहे पे चेकिंग कर रही थी गाड़ियों की। तो वहाँ पे सफ़ेद रंग की वर्ना कार को रोका गया और उसमें चेकिंग की गई तो उनके कार के जो रैक होता है उसमें 3 लाख रुपए नकद पाए गए। कार सवार दीपक कुमार जो है निजामाबाद के आसपास के रहने वाले हैं, वही गाड़ी भी चला रहे थे, तो वो उसका कागज़ नहीं दिखा पाए। तो उन्होंने कहा कि हम बाद में इसके सारे कागज़ पुटअप कर देंगे। तो उस पैसे को जब्त कर लिया गया है और इसके बाद जनपद स्तर पे एक जब्ती रिलीज कमेटी है, उसके सामने वो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। तो दीपक कुमार ने बताया कि पैसा कहाँ से आया था 3 लाख रुपए? अब दीपक कुमार जैसा कि वो ये बता रहे हैं कि हमने अपनी कोई पुरानी कार है उसको बेचा था और मैं अपने किसी रिश्तेदार को देने के लिए जा रहा था। तो लेकिन वो तब समय कोई चीज़ नहीं दिखा पाया किसको बेचा और कहाँ से पैसा ये लाए हैं। तो जब वो उसके साक्ष्य देंगे और साक्ष्यों से कमेटी संतुष्ट होगी तो उसको रिलीज करने की कार्रवाई करेगी। सर एफएसटी की आज ये पहली कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई रही, आगे भी अभियान इस तरह से जारी रहेगा? बिल्कुल, अब अभियान जो जैसे जैसे चुनाव हमारे यहाँ चुनाव की तिथि करीब आ रही है तो टीमें भी हमारी काफ़ी सक्रियता से कार्य कर रही हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक सर, जब्तीकरण की कार्रवाई क्यों की जाती है? जैसे अगर शादी विवाह है, बहुत से लोग अब काम से पैसा ले जाते हैं, तो किस तरह से वो ले जाए? नगद ले जाना मना नहीं है, लेकिन आप जो भी कैश ले करके चलें उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए। यदि आपने पैसा बैंक से निकाला है तो उसका पासबुक अपने साथ रखें
यदि आपने एटीएम से निकाला तो एटीएम की रिसीट रखें। किसी ने आपको दिया है, आप व्यापारी हैं, नियमित व्यापार करते हैं, तो व्यापार संबंधी जो भी आपके पेपर्स हैं उनको अपने साथ लेकर के चलें। ये सावधानियाँ। आजमगढ़ के सिधारी थाने में एआरटीओ सत्येंद्र सिंह यादव व यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा सहित 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के निर्देश पर दर्ज हुए मुकदमे में पीड़ित अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि आजमगढ़ जिले में तैनात रहे एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र यादव और यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा के पास जब अपने मुवक्किल की न्यायालय से चालानी रिपोर्ट लेने गए तो यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा ने इसके लिए 5,000 की मांग की। इसके साथ ही यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा ने इस बात की भी धमकी दी कि पैसा न देने की दशा में आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटना पड़ेगा। जिले में एआरटीओ पद पर तैनात रहे सत्येंद्र यादव से जब इस मामले की शिकायत की गई तो यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा ने मां, बहन की गाली देते हुए अधिवक्ता विपिन सिंह के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि इस मारपीट में यात्री कर अधिकारी के साथ एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार सिंह यादव और उनके 2 और सहयोगी थे। अधिकारियों द्वारा की गई इस मारपीट से अधिवक्ता के बाएं कान का पर्दा फट गया, जिसके कारण उसे सुनाई भी कम देने लगा है। इस मामले में पीड़ित अधिवक्ता विपिन सिंह ने न्यायालय से गुहार लगाई। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि पूरा मामला 25 फरवरी 2021 का है। न्यायालय के निर्देश पर आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने में एआरटीओ सत्येंद्र यादव, यात्री कर अधिकारी राजेश कुमार कुशवाहा सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 123/24 के तहत धारा 34, 323, 504, 506 और 325 आईपीसी में दर्ज किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह एडवोकेट है। मैं आजमगढ़ जनपद के परानापुर गांव का रहने वाला हूं। विगत वर्षों पूर्व न्यायालय से मांगी गई चालान रिपोर्ट के संबंध में मैं आरटीओ ऑफिस गया था, तो मेरे क्लाइंट ने बताया कि आरटीओ और पीटीओ द्वारा 5,000 से 10,000 तक घूस मांगे जा रहे हैं कि 5,000 रुपया देंगे तभी हम चालानी रिपोर्ट न्यायालय जो है प्रेषित करेंगे। इसी पर मैं आरटीओ से शिकायत किया तो पीटीओ ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट किया और आरटीओ ने भी, जिसकी शिकायत मैं सिधारी थाना में किया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाबत 156(3) के तहत हमने माननीय न्यायालय सीजीएम महोदय आजमगढ़ के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाबत थाना सिधारी में एआरटीओ सत्येंद्र सिंह यादव और पीटीओ राजेश कुशवाहा व 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। मैं चाहूँगा कि उचित कार्रवाई हो और उम्मीद भी है कि भरपूर कार्रवाई होगी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि अधिवक्ता विपिन सिंह की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद सिधारी थाने में तत्कालीन एआरटीओ सत्येंद्र यादव व यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक अधिवक्ता है विपिन कुमार सिंह, इन्होंने 2021 के मामले में 25 फरवरी 2021 का मामला है, इन्होंने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया है क्योंकि पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था, जिसमें इनके द्वारा राजेश कुशवाहा जो पीटीओ थे व सत्येंद्र कुमार यादव जो एआरटीओ थे, उन पर ये आरोप लगाए हैं कि वे किसी कार्य से इनके ऑफिस में गए थे, वहाँ पर इनके साथ हाथापाई हुई और दुर्व्यवहार हुआ। इस सिलसिले में मुकदमा अपराध संख्या 123/24 धारा 323, 504, 506 व 325 आईपीसी का थाना सिधारी में कायम किया गया। विवेचना से जो सही तथ्य पाए जाएंगे उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ रही गर्मी ने स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ा दी है। इसे देखते हुए स्कूलों में समय परिवर्तन की मांग की गई है। इसे लेकर मंगलवार को अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए समय बदलने की मांग की है। अभिभावक संघ के प्रदेश सचिव गोविंद दुबे का कहना था कि पारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आए दिन स्कूल में तेज धूप के कारण बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तमाम बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। उनकी उपस्थिति कमतर हो रही है।
बच्चों के माता पिता का दावा है कि इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चों के साथ उन्हें स्कूल पहुंचाने और वापस ले जाने में उनके मम्मी पापा और दादा भी बेहाल हो जा रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय में बदलाव करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ का कहना था कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में विद्यालय अत्यधिक बंद होने के कारण छात्रों को शैक्षणिक व बौद्धिक क्षति हुई, जिसकी पूर्ति हेतु तत्कालीन महानिदेशक महोदय द्वारा छात्रों के लिए टाइम एवं मोशन आदेश द्वारा शैक्षणिक समय बढ़ाया गया था। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में भी इसी तरह अतिरिक्त समय देते हुए छात्रों के शैक्षणिक व बौद्धिक क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान शैक्षणिक समय में वृद्धि कर दिया गया। विद्यालयों हेतु कोरोना काल से पूर्व समय सारणी के अनुसार संचालन का समय प्रातः 7 बजे से 12:30 बजे तक किया जाना चाहिए। प्रदेश के हर बेसिक विद्यालय और जो है अशासकीय विद्यालयों में पहले से ही जब भी विद्यालय गर्मी में संचालित होता था, वहाँ पे समय सीमा उसकी जो है सुबह 7:30 से लेकर 12:30 तक हुआ करती थी। और अभी जो देखने को मिल रहा है वो हर जगह से शिकायत आ रही है कि इतनी तीक्ष्ण धूप है, इतनी भीषण गर्मी है, इसके बावजूद भी विद्यालय जो है 8 से 2 शासकीय विद्यालय या अशासकीय विद्यालय ये इसका समय सारणी काफ़ी उल्टा है। तो आज जो जिलाधिकारी के माध्यम से मैं सचिव शिक्षा और यहाँ शिक्षा विभाग को यह निर्देशित या उनसे आग्रह के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं कि बच्चों को देखते हुए, कोमल बच्चों की त्वचा को देखते हुए उनके विद्यालय की जो समय सारणी है उसको प्रातः जो पूर्व काल से चलती चली आ रही परंपरा है वैसे किया जाए, ताकि बच्चे बीमार होने से बचें, रोगों से बचें। क्योंकि लगातार 2 बार कोरोना की महामारी से झेलते हुए आज हमारे समाज में जो भी लोग जीवित हैं, जो लोग बचे हुए हैं, निश्चित रूप से उनका बौद्धिक स्तर बहुत ही डैमेज हुआ है, DNA में चेंजेज हुए हैं, लंग्स में चेंजेज हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम चाहेंगे कि इस समय सारणी को चेंज किया जाए, ताकि बच्चे सुरक्षित हो सकें, गार्जियन निश्चिंत हो सके और अध्यापक भी सकुशल उन लोगों को शिक्षा दीक्षा दे सकें। का प्रकोप इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों के गार्जियन को काफ़ी समस्याएं आती होंगी, उसको छोड़ सामना कर रहे हैं। गार्जियन तो देखिए हमेशा से शोषित होते रहे हैं और होते भी हैं, आज भी हो रहे हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो हर कुछ चीज़ विद्यालय में बेची जा रही है, सिर्फ शिक्षा छोड़ के। शिक्षा नहीं, लेकिन वो ड्रेस मटेरियल से लेके, शूज मटेरियल से लेके, खाने तक की चीज़ें वहाँ पे निर्दिष्ट कर दी गई हैं। शिक्षा के जहाँ नाम आएगा वो बोलते हैं कि कोचिंग लगवाइए। तो निश्चित रूप से गार्जियन का शोषण तो सदैव से रहा है। हमारी लड़ाई आज 8 सालों से निरंतर इसके लिए चल रही है। जो आपने हिट स्ट्रोक की बात करी, तो निश्चित ही गार्जियन इस लालसा में कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के जो है एक योग्य और समाज के लिए कुछ बनेगा, हमारे लिए कुछ बनेगा, लेकिन जहाँ स्ट्रोक की बात है, ये तीक्ष्ण गर्मी जिसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, निश्चित रूप से सरकार और विद्यालय प्रबंधन को इस पर चेतना चाहिए कि अपने लालच में, अपने आर्थिक अर्जन के लालच में बच्चों का शोषण न करे, गार्जियन का शोषण न करे। क्योंकि त्वचा से लेके जो ब्रेन स्ट्रोक तक की बीमारियां हैं, ये इतनी तगड़ी धूप में इसकी संख्या बहुतायत बढ़ चुकी है। तो इसमें सरकार को आगे आना होगा। सरकार से एक अपील है, आकर इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक कदम चल के इनको रोकने का काम करें। आप अपने आने वाले समय में या वर्तमान समय में किस तरीके से डिफेंस करेंगे? लगातार आज 8 सालों से मांग हो रही है। निश्चित रूप से अगली बार जैसे ही पार्टी फिर से मुख्य धारा में आती है, तो हमारी ये पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जो शिक्षा माफिया हैं, या तो स्कूल का संचालन अपने हाथ में सरकार लेके करे, या फिर शिक्षा के स्तर को इस लेवल पे करे कि हम प्राइवेट स्कूलों के जाने के लिए बाध्य ना हो, हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ा सकें। उसके लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी सक्षम प्रयास होगा, हम सरकार से मांग करेंगे और उसके क्रियान्वयन के लिए आगे आएंगे। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन की पूजा अर्चना मंदिरों और घरों में की गई। माता के भक्तों ने व्रत धारण कर उनकी स्तुति आराधना की। मंगलवार को महाअष्टमी पर मां दुर्गा का पट खुलते ही दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु हाथ में सजी पूजा की डोलची, जिसमें नारियल, चुनरी, धूप, दीप,
नैवेद्य आदि लेकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। मान्यता है कि अष्टमी को मां की महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां महागौरी की अष्टमी शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन इनकी उपासना व पूजन करने की परंपरा रही है। माता का 8वां रूप अति सुंदर है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर मंगलवार को जनपद के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चौक के दक्षिणमुखी माता के मंदिर समेत दूसरे देवी मंदिरों में महागौरी स्वरूप में देवी मां का भव्य श्रृंगार किया गया। अष्टमी पर देवी मां के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई थी। इन मंदिरों में लोग देवी मां के दर्शन पूजन कर उनसे अपनी कामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद प्राप्त किए। धर्म शास्त्रों के मुताबिक कठोर तप के कारण जब मां का वर्ण काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को पवित्र गंगाजल से धोया था। इससे मां का शरीर अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से मां का नाम महागौरी पड़ा। महागौरी श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाया करती है। आज अष्टमी का दिन है। माता जी के 9 रूपों में 8वां रूप महागौरी का, और आज के दिन का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अष्टमी का महत्व ज़्यादा है। चढ़ती उतरती वाले आज ही के दिन रहते हैं, और कल जो चढ़ती उतरती वाले हैं वो कल नवमी में पारण करेंगे। बाकी जो है वो जो 9 दिन वाले हैं वो दशमी में पारण करेंगे, परसों पारण करेंगे। क्योंकि 9 दिन जब पूरा हो जाता है तो उदया तिथि से तो 9 दिन के बाद ही दशमी में ही पारण। दशमी तो कल ही लग जा रही है, लेकिन पारण कल परसों होगा। आज तो भक्तों का रेला लगा हुआ था। सुबह से ही 4:30 बजे से ही भक्त यहाँ पर उपस्थित होने लगे थे। माता रानी का दर्शन प्राप्त कर लोग लाभान्वित हो रहे थे। जयकारे की घोष से पूरा वातावरण गूंज गया था, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। प्रशासन को आना पड़ा यहाँ पर, और प्रशासन ने बहुत मदद किया भीड़ उड़ को छांटने में, और लोग बढ़िया से दर्शन पाए। जो भी लोग मन्नतें यहाँ मानते हैं उनकी पूरी होती है, क्योंकि दक्षिण मुखी माता बड़ी कृपालु दयालु हैं, और भक्त विश्वास और आस्था के साथ जो भी यहाँ पर मांगा जाता है वो उसकी मनोकामना उसकी पूरी होती है। आज जो भी भक्त अपने माता से जो भी मांगता है वो मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी सबका भला करे। वही कलश रखा जाता है रात में, और सुबह जो है जो आपसे बन जाए, जैसे में पूड़ी हलवा मीठे में बनाया जाता है, ये सब चीज़ें होती है। फिर भोर में उनकी विदाई की जाती है। जो भक्तगण 9 दिन का रहते हैं वो दशमी में अपना पारण करते हैं, और माता रानी की विदाई कल कर दी जाती है। जी हाँ, दोनों टाइम होते हैं। दिया आरती। आज अष्टमी का पूजा है। हम लोग रात में कलश रख के माता का पूजा करते हैं। क्या अच्छे जो पकवान बनाए जाते हैं? अच्छे जो पकवान बनाए जाते हैं, क्या क्या चढ़ाया जाता है? अरे भाई पूड़ी गुलगुला हलवा पूड़ी यही सब रहता है। तो 9 दिन कलश रख के पूजा करते हैं हम लोग? हाँ, क्या करते हैं? कलशा रखते हैं हम लोग 9 दिन का। क्या दिन? 9 दिन का। और फिर आज तो अष्टमी का पूजा होगा ना। कब होगा ये? रात में होता है। अपनी पूजा पाठ करते क्या भगवान से मांगते हैं? घर में सुख शांति समृद्धि रहे। हाँ, और क्या मांगते? सुख शांति रहे, समृद्धि रहे माता रानी, और क्या सबको अच्छे से रखे रहे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील पर मंगलवार को अधिवक्ता और वादकारी में हुई भिड़ंत। अधिवक्ता व वादकारी में जमकर हुई मारपीट। अधिवक्ताओं के आक्रोश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वादकारी को लिया हिरासत में। सगड़ी अजमतगढ़ नायब तहसीलदार न्यायालय में वरासत प्रकरण पर आपत्ति को लेकर फाइल में तारीख लेने को लेकर हुई कहासुनी व मारपीट।
जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह 11:30 बजे जमीन मोहम्मदपुर गांव निवासी रामवृक्ष पुत्र सतई वरासत प्रकरण में आपत्ति को लेकर रामसरन से सगड़ी तहसील पर अजमतगढ़ नायब तहसीलदार रंजीत सिंह के न्यायालय में वादकारी रामवृक्ष के अधिवक्ता पतिराम यादव की अनुपस्थिति में विपक्षी अधिवक्ता मंशा यादव ने फाइल निकालकर तारीख लेने लगे। अपने मुकदमे की पैरवी कर रहे वादकारी से बहस हो गई और बात आगे बढ़ गई। न्यायालय में गाली गलौज के साथ अधिवक्ता और वादकारी आपस में भिड़ गए, जिसमें अधिवक्ता को चोट आई। वही अधिवक्ता साथी को पीटते देख अधिवक्ताओं ने वादाकारी को दौड़ा लिया। जान बचाने की नियत से वादाकारी अधिवक्ता भवन में घुस गया, जहां अधिवक्ताओं ने रामवृक्ष को लात घूंसों से मारने पीटने लगे। इस दौरान सीओ सगड़ी शुभम तोदी अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर रामवृक्ष की जान बचाई और अपने साथ ले गए, जहां नाराज अधिवक्ता सीओ दफ्तर पहुंच गए। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कोतवाल विवेक पांडे ने आक्रोशित अधिवक्ताओं से तहरीर लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वादकारी को हिरासत में ले लिया। वही अधिवक्ता को मेडिकल परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजमतगढ़ पर भेज दिया गया। वही वादकारी रामवृक्ष भी अधिवक्ता के विरुद्ध तहरीर देने की बात कर रहे थे। इस दौरान सगड़ी तहसील में हड़कंप मच गया। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE, admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session. Playgroup to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस।
एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो। डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।